पीएम मोदी ने विपक्ष का काफी बुरा हाल कर दिया है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। विपक्ष के लोग पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश खूब करते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। हर बार राहुल गांधी खुद ही मुश्किल में फंस जाते हैं और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर बीजेपी ने खुलासा कर राहुल गांधी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं अब सीजेपी वाले भी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए अभिजीत दिपके और सीजेपी के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। सीजेपी के लोग समझ गए हैं कि जिस तरह से लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उससे अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए वो अब नए नए प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन पुलिस भी एक्शन में है। दरअसल सीजेपी ने दिल्ली में 5 सितंबर को विरोध मार्च निकालने का सोमवार को ऐलान किया है। सीजेपी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उसने 25 जुलाई को किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया, जिसके आधार पर उसने परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ 36 दिन का अपना आंदोलन वापस लिया था। वह इस बार दिल्ली पुलिस भी पहले ही एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसे कॉकरोच जनता पार्टी से इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च के लिए अनुमति के संबंध में कोई अनुरोध पत्र नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस सूत्र ने कहा कि हमें अब तक कोई अनुरोध पत्र नहीं मिला है। अगर हमें कोई अनुरोध पत्र मिलता है तो हम उसकी समीक्षा करेंगे। वहीं सीजेपी के एक बयान के अनुसार शिक्षक दिवस पर होने वाले मार्च इंडिया गेट से शुरू होगा और दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। सीजेपी ने कहा कि मार्च का नेतृत्व उन छात्रों के परिजनों करेंगे जिन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने और उसके बाद दोबारा परीक्षा कराए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा जुलाई में हुए आंदोलन के दौरान कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती का सामना करने वाले छात्रों के परिजन भी मार्च में शामिल होंगे। ये फैसला सोमवार को सीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रदर्शन मामले की जांच के लिए एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। इस जांच कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को सौंपी गई है। यह कमेटी पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़े पुलिस ज्यादती के आरोपों और दूसरे मामलों की जांच करेगी। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस कोशिश में है कि आपराधिक छवि के जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल होकर तोड़फोड़ कर रहे थे, हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, पुलिस पर जिन लोगों ने हमला किया वो बच नहीं पाए। लेकिन दिपके और सीजेपी के लोग चाहते हैं कि सभी लोगों पर से एफआईआर एक झटके में वापस ले ली जाए। सीजेपी वाले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर इंक्वायरी कमेटी पर भी भरोसा नहीं है, तभी तो सीजेपी वाले विरोध मार्च करने की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर इंक्वायरी कमेटी पर भरोसा होता तो वो इस हाई पावर इंक्वायरी कमेटी के फैसले का इंतजार करते। दर्शकों, सीजेपी के लोग जो भी कहें, लेकिन आप दर्शकों को सरकार पर भरोसा है तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के फैसले के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति और सनातन संस्कृति विचारों को लेकर दिए गए बयान पर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी पर हिंदू धर्मशास्त्रों के संबंध में सतही जानकारी के आधार पर टिप्पणी करने और शास्त्रीय संदर्भों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। वहीं भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बदलने वाला यूपीआई 10 साल का हो गया। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अब देश में रोजमर्रा के भुगतान का अहम हिस्सा बन चुका है। छोटी दुकान पर कुछ रुपए का पेमेंट हो या लाखों रुपए का कारोबारी लेन देन, यूपीआई ने पैसे भेजने और लेने का तरीका काफी आसान बना दिया है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यूपीआई की उपलब्धियों को याद किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में बड़ा बदलाव लेकर आई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूपीआई के बड़े पैमाने और इसकी पहुंच को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर लाख सवाल उठाएं, लेकिन पीएम मोदी का काम बोल रहा है। वही टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नदिया का सर्किट हाउस खाली कराने के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया में सर्किट हाउस खाली करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं करने जा रहे हैं, ये मामला हाई कोर्ट भी सुन सकता है। देश को पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी अक्सर अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने देश को अडानी और अंबानी को बेच दिया है, लेकिन कांग्रेस जिस राज्य में सत्ता में होती है उस राज्य के कांग्रेसी सीएम को अडानी काफी पसंद करते हैं। दरअसल अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी रविवार को कर्नाटक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार से मुलाकात की। बेंगलुरु में प्रस्तावित 17 किलोमीटर लंबी हेब्बल सिल्क बोर्ड टनल रोड के लिए अडानी एंटरप्राइज की सबसे कम बोली लगाई है। इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी। डीके शिव कुमार ने इस बिना तय मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि अहमदाबाद स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के कर्नाटक में बिजनेस हित है। वहीं इस मुलाकात के बाद बीजेपी भड़की और कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। सीएम डीके शिव कुमार ने अडानी का स्वागत किया और मुलाकात के बाद उन्हें वादा किया। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक 17,698 करोड़ रुपए की लागत वाली ये टनल रोड शिव कुमार के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। वहीं बीजेपी नेता आर अशोक ने इस मुलाकात की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले अडानी पर निशाना साधा था, लेकिन कर्नाटक सरकार अब उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि कांग्रेस किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश में किसी एक उद्योगपति के एकाधिकार के खिलाफ है। पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि हमने हर मामले में साफ कहा है कि हम एकाधिकार के खिलाफ हैं, हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन अगर किसी एक उद्योगपति का एकाधिकार हो जाए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी राज्य में कोई L1 लेकर कोई कॉम्पिटेटिव बिल्डिंग को लेकर कुछ हासिल हो जाए, ये बिल्कुल गलत नहीं है। दर्शकों, कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा का बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी केंद्र की नीतियों और अडानी ग्रुप को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी ने कई बार खुलकर अडानी ग्रुप का नाम लिया है। दर्शकों, पीएम मोदी के अडानी के साथ मुलाकात की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी ने अडानी को सब कुछ दे दिया, देश को बेच दिया। ऐसे में अब राहुल गांधी की भाषा में बोलें तो क्या अब डीके शिव कुमार ने अडानी के हाथों कर्नाटक को बेच दिया है? दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की कुछ नाम के एक कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं से पितृसत्तात्मक व्यवस्था छोड़ने की अपील की थी। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मनुस्मृति महिलाओं को हमेशा दूसरों के अधीन मानती है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर अब भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने निशाना साधा है। कंचन गुप्ता ने वो दौर याद दिलाया है जब राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही मेनका गांधी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए थे। कंचन गुप्ता ने एक पोस्ट में लिखा कि मेनका गांधी के खिलाफ इस नारे को कांग्रेस और राजीव गांधी का समर्थन हासिल था और नारा था, बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। कंचन गुप्ता ने आगे ये भी लिखा कि मेनका गांधी लेफ्टिनेंट कर्नल तरलोचन सिंह आनंद की बेटी और संजय गांधी की विधवा है। भारतीयों में इतिहास की समझ बहुत कम होती है, इसलिए लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। दरअसल साल 1984 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से राजीव गांधी के खिलाफ निर्दलीय ही चुनाव में उतर गई थी। मेनका गांधी के पिता तरलोचन सिंह आनंद एक सिख सरदार थे। ये वो दौर था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश में सिखों के खिलाफ माहौल बना दिया गया था। इसी दौरान अमेठी की दीवारों पर मेनका गांधी के खिलाफ ये नारा लिखा गया था। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे की वजह से कांग्रेस की ही पोल खुल गई है। क्या अभिजीत दीपके समझ गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? दर्शकों, सीजेपी और अभिजीत दीपके की असलियत अब देश के सामने आ गई है। सीजेपी के लोग जहां भी जा रहे हैं उनका जमकर विरोध हो रहा है। लोग समझ गए हैं कि कैसे सीजेपी के लोग सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। वहीं सीजेपी भी समझ गई है कि अब उनकी पोल खुल गई है। दर्शकों, राजस्थान में सीजेपी पर जयपुर के बाद जोधपुर में रविवार को फिर हमला हुआ। इस दौरान जोधपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के शिक्षा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और थप्पड़ मारने की घटना सामने आई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर हो रहा है। वहीं सीजेपी और उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस इसे देखती रही। दरअसल जोधपुर के रेजिडेंसी रोड स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका शिक्षा बचाओ देश बचाओ छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे। इस बीच एबीवीपी और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध करते हुए सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। इसी बीच
जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए उसको लेकर सीजेपी समर्थक सवाल उठा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। वीडियो में डीएसपी लेवल के पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल के सामने कुछ कार्यकर्ता हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इधर जोधपुर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मौके पर तुरंत कार्यवाही की है। वहीं हरियाणा में सीजेपी के नेताओं के बिना इजाजत स्कूल में प्रवेश को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का इस अभियान को लेकर बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि स्कूल में किसी को भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकता। स्कूल देश की धरोहर है, अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने कहा कि सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति स्कूल में नहीं जा सकता। वहीं सीजेपी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके ने सोमवार को सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर राज्यवार आंकड़े मांगे हैं। पत्र में उन्होंने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की कमी, मरम्मत और सरकारी फंड के इस्तेमाल से जुड़े सवाल उठाए। दीपके ने कहा, सार्वजनिक शिक्षा की स्थिति को तत्काल प्राथमिकता के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना जरूरी है। वहीं सीजेपी ने नई दिल्ली में विरोध मार्च निकालने का भी आह्वान किया है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। अभिजीत दिपके की पार्टी सीजेपी ने कहा कि 5 सितंबर को होने वाला ये शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने पार्टी का बयान एक्स पर पोस्ट किया है। इसके मुताबिक सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने सरकार और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों द्वारा 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं से किए गए पक्के वादों के प्लान की समीक्षा के लिए बैठक की है। इन्हीं वादों के आधार पर देशव्यापी युवा विरोध प्रदर्शनों को विश्वास के साथ वापस लिया गया था। कमेटी के सदस्यों ने इस बात पर भी गंभीर संदेह जताया है कि क्या सरकार अपनी बात का सम्मान करने का इरादा भी रखती है। सीजेपी ने कहा कि पिछले 1 महीने से पक्के वादों को लागू करने की बजाय सरकार ने टाल मटोल किया है, तकनीकी बातों का सहारा लिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी स्पष्ट वादे करने से बचती रही है। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केंद्र सरकार से देश भर में दर्ज एफआईआर की सूची मांगी ताकि कोर्ट उन्हें एक साथ रद्द करने पर विचार कर सके, जिससे वादा पूरा करना सबसे आसान हो जाता। फिर भी सरकार ने ऐसा करने का स्पष्ट वादा करने से इनकार कर दिया। सीजेपी को सरकार से लिखित आश्वासन मिलना बाकी है। दर्शकों, अब सीजेपी वालों को कार्यवाही को लेकर डर सताने लगा है। यही वजह है कि सीजेपी के लोग फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। दीपके पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में अब गिरफ्तारी के डर से दीपके फिर से आंदोलन की बात कर सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभालते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने पुराने तेवर में नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी अपनी अलग सियासी अदावत रही है, जिसके चलते लोकसभा में विपक्ष के नेता को अपनी अमेठी सीट तक छोड़नी पड़ गई थी। अब ईरानी ने रायबरेली से कांग्रेस सांसद को हिंदू धर्म, नारी शक्ति और महिला आरक्षण को लेकर कुछ अहम सुझाव दिए हैं और उस पर अमल करने का अनुरोध भी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से गुजारिश की है कि वो महिलाओं के समर्थक होने के अपने दावे को सच करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% कोटा सुनिश्चित करने में सहयोग करें। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की कूच नाम के अपने एक कार्यक्रम में महिलाओं को भारत की शक्ति बताया था और उनसे कहा था कि वो अपनी जगह बनाने के लिए लड़े और पुरुषों की प्रधानता के खिलाफ आवाज उठाए। राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में कथित मनुस्मृति वाली सोच की आलोचना करते हुए यहाँ तक दावा किया कि कथित तौर पर महिलाएं आज भी अपने जीवन के हर मोड़ पर पुरुषों के नियंत्रण में रहने के लिए मजबूर है। ऐसे में अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी से कहा है कि पीएम मोदी ने महिलाओं को पूरे देश की विधायकों में 33% आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और सभी दलों से इसे लागू करने में सहयोग करने की अपील की थी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को लेकर सोशल मीडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दुबे ने दावा किया कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों और कुछ विदेशी संगठनों के बीच गहरा संबंध है। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तस्वीर पोस्ट कर निशिकांत दुबे ने लिखा कि राहुल गांधी का सैम पित्रोदा, सोरोस फाउंडेशन और आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर देश तोड़ने का ठेका समझिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा का अमेरिकी संगठन ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, यूसेड, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन से मिलने वाली फंडिंग से चलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों का खर्च कौन उठाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी की यूरोपीय दौरे के दौरान पूर्व सांसद फैबियो से मुलाकात का भी जिक्र किया और उन्हें कथित तौर पर आईएसआई एजेंट परवेज इकबाल का पार्टनर बताया। निशिकांत दुबे ने कहा कि यूरोपीय दौरे में राहुल गांधी जी पूर्व सांसद फाबियो से मिलते हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर परवेज इकबाल आईएसआई एजेंट का पार्टनर माना जाता है। सैम पित्रोदा की कंपनी के पार्टनर नीना और सारा
सोरोस के लिए काम करते हैं। माया ट्यूडर और फैसल देव जी, जिससे अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने मुलाकात की, वो सभी सैम पित्रोदा सोरोस के लिए काम करते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है समाज को बांटने के बाद देश तोड़ना। निशिकांत दुबे ने सैम पित्रोदा से जुड़े लोगों और सोरोस फाउंडेशन के बीच कथित संबंधों का भी दावा किया। दुबे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की माया ट्यूडर और फैसल देव से मुलाकात का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि ये लोग सैम पित्रोदा और सोरोस के लिए काम करते हैं। वहीं अंत में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य पहले समाज को बांटना और उसके बाद देश को तोड़ना है। उनके इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में कुछ दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी, वारेन हेस्टिंग ब्रिटेन के गवर्नर जनरल ने 27 मार्च 1775 को 11 पंडितों विद्वानों का एक समिति बनाया था, जिसका उद्देश्य था भारत में उपलब्ध सभी संस्कृत पाली ग्रंथ का अनुवाद, अध्ययन करना। आज भारत में जितने ग्रंथ पर चर्चा होती है सभी अंग्रेजों की कमेटी द्वारा अनुवादित किए गए हैं। उस कमेटी का अनुवाद सहित रिपोर्ट 1777 में गवर्नर जनरल को सौंपा गया। 1777 की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, कुछ गलत हैं, काल्पनिक कालखंड है। दूसरे विद्वान ने अपने शब्द मनुस्मृति में घुसेड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी को सनातन धर्म के अलावा यही विचार अन्य धर्म ग्रंथों में भी देखना चाहिए। ये तो देश हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का भी है। तो देखा आपने कि कैसे अब बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी को करारा जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें